कहाँ गया पेन, कहाँ गया सर? डन हो गया सर? ओके। Discuss the impact of French Revolution and Industrial Revolution on European society. On European society. Discuss the impact of French Revolution and Industrial Revolution on modern European society. On modern European society. कोचिंग्स क्या देने वाली है ये यूपीएससी को पता है। अभी देखा एसएससी के जो डायरेक्टर है उनका क्या आया कि भाई मैं सारी कोचिंग्स के नोट्स मंगाऊंगा और जो लोग एग्जामिनर हैं जो एग्जाम पेपर बनाते हैं उनको दूंगा वो नोट्स कि ये पहले नोट्स देख लो, इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर एसएससी ये कर रहा है तो आप खुद ही समझो क्या यूपीएससी ये नहीं कर रहा होगा। क्या हो गया इसमें, क्या हो गया? डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी। लिख दो इसको, आंसर लिख दो ना, ठीक है? हाँ 150 वर्ड में लिख दो जल्दी जल्दी, ठीक है? तो यूपीएससी को नहीं पता होगा ये कि कोचिंग्स क्या करवा रही हैं। यार यूपीएससी भी तो घेरेगा आपको उस चीज पे, तो आप क्यों नहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, देखो न्यूज़पेपर आज पढ़ोगे ना तब हो सकता है इस प्रीलिम्स में कम चांसेस है, अगले प्रीलिम्स में 100% आप सफल होगे, सक्सेसफुल होगे। न्यूज़पेपर पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है। इस प्रीलिम्स में फिर भी चांसेस कम है अगर अभी न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया तो। समझ में आया बेटा? ये मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। आप ये मतलब अरे सर ने तो बोल दिया कि मैं ये प्रीलिम्स से नहीं निकाल सकती हूं या नहीं निकाल सकता हूं। किस्मत अच्छी रही आप पहला ही प्रीलिम्स निकाल लोगे। क्लियर है? मेहनत करो, किस्मत अच्छी रही, किस्मत ने साथ दिया, स्टार्स आर अलाइंड, यू विल क्रैक द एग्जाम। बट अगर नहीं रही तो क्या पढ़ाई करना छोड़ दोगे क्या? पढ़ाई तो फिर भी करोगे ना। इज दैट क्लियर? तो सेकंड प्रीलिम्स के लिए भी आपको मेहनत करनी है, थर्ड प्रीलिम्स के लिए भी आपको आज से मेहनत करनी है, क्योंकि आप अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखो ना तो बेटा वो 2-2 साल पुराने आ रहे हैं, 2.5 साल पुराने आ रहे हैं। समझ में आ गया? ये क्या है? क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो न्यूज़पेपर? आपके मेंटोर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, आपकी कोचिंग का डायरेक्टर पढ़ता है न्यूज़पेपर, मैं पढ़ता हूं न्यूज़पेपर। इज दैट? मैंने फिर से चालू कर दिया न्यूज़पेपर पढ़ना। इज दैट क्लियर? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा जब तक मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा सकता। इज दैट क्लियर? इट इज चेंजिंग एवरी डे, सोसाइटी इज चेंजिंग एवरी डे। इज दैट क्लियर? और आप क्या, मैं अगर न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं था मगर मैं न्यूज़पेपर कलेक्ट जरूर करता था। अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है, मैंने एक पूरा फोल्डर बना रखा है इस चीज का। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? न्यूज़पेपर पढ़ना इज मैंडेटरी। देयर इज नथिंग एज इंपॉर्टेंट एज रीडिंग न्यूज़पेपर। आप मैगजीन पढ़ते हो, वेस्ट है। क्या है? वेस्ट। कोई भी मैगजीन, कहीं की भी मैगजीन हो, वेस्ट है, भूल जाओगे, वो चीज डेवलप ही नहीं हो रही है। उस लड़के ने मुझसे, मैंने उसको बताया था कि ये चीज देखना तुम, उसने मुझसे गाइडेंस लेने की कोशिश की। अभी वो बोल रहा है सर मेंटोर दो मुझे, एक बढ़िया तगड़ा मेंटोर। तो मैंने बता दिया नाम एक मेंटोर का, मुंबई में रहता है, अच्छा मेंटोर है वो कह रहा है अरे सब ये सर एआई से कॉपियां चेक करवा करके भेज देते हैं वापस, ठीक है? जो ये नहीं बड़े फेमस हो रहे हैं आजकल इंस्टीट्यूट्स, वो सब एआई से कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है? एआई आपका क्वेश्चन डालते हैं एआई में, एआई उसका इवैल्यूएशन देकर के आपके पास कॉपीज वापस भेज देता है। ये मुझे नहीं पता था, ये उसी ने बताया मुझे। समझ में आ गया? क्योंकि मेंटोरशिप बैचेस उसने 2 जगह से लिए हुए हैं। तो उसने बताया सर एक ऐसा मेंटोर बताओ ना जिसको मैं पैसा दूं तो मेरा पैसा सक्सेसफुली, मतलब मुझे सक्सेस मिले उसकी वजह से। मैंने बता दिया एक बंदे का नाम, उसको कर लेना कॉल, वो तुम्हें बता देगा, मतलब तुम्हारी मेंटरिंग कर देगा वो। क्लियर है? तो यार आप ये चीज समझो कि जो सोर्सेस मैं आपको दे रहा हूं, फर्स्ट उस पर रिलाई करो। दूसरी चीज, न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो इस देश में हर कोने में जाती है नहीं, उसकी रीच हर जगह पर है न्यूज़पेपर की। यूपीएससी आपसे हमेशा सवाल इसी बेसिस पर पूछता है कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। यूपीएससी नहीं चाहता है कि आप कोचिंग करो, समझ में आया? नहीं चाहता है, बट कोचिंग्स हैं और कोचिंग्स आपको बेटर बना भी रही हैं, बट उसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? बट यूपीएससी जब एग्जाम सेट करता है ना, क्वेश्चन सेट करता है, तो बेसिक रिसोर्सेज पर बात करता है। हम बेसिक रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करते। जैसे सर ने उस दिन जब सेमिनार हो रहा था, सर ने क्या बोला था? ईरान का जो वॉर चल रहा है उसमें ईरान ने अपने 2 माउंटेन रेंजेस की बात करी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है? जिसकी वजह से ईरान कभी नहीं हारेगा। ठीक, क्या नाम था उनका? जागरोज एंड एल्ब्रोज। ठीक है, देयर आर 2 माउंटेन रेंजेस। ये नहीं पता थे बच्चों को। क्यों नहीं पता थे? क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। क्योंकि उससे 3-4 दिन पहले लगातार 2 बार माउंटेन रेंजेस के बारे में जिक्र आया था न्यूज़पेपर में। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो आपको ये देखना पड़ेगा, और हो सकता है इस बार सवाल आ जाए वो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हो वो कैसे पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग कैसी होनी चाहिए। उसके लिए एक क्लास चलेगी आपकी, अब से थोड़े दिन में शुरू हो जाएगी। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं भी जो यूट्यूब पर एक्टिव होऊंगा, मैं भी हेल्प करूंगा थोड़ी सी आपकी इस चीज में। ठीक है, हाँ हाँ, तो लिखो नो, लिखो नो। हाँ, तो यस लिख दो। तो वो लिखते नहीं है ना, वो लिखते नहीं है। हाँ हाँ, कि कितने बच्चे जो आ रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका ही है भाई। हाँ, ये भी हो सकता है। तुमने लिखा नो, और तुम्हें कोचिंग से जाकर के अवार्ड रिवॉर्ड ले रहे हो, आई गॉट सिलेक्टेड। इज दैट क्लियर? इट इज एक्चुअली, मैं सच बताऊं, यूपीएससी का एग्जाम बिना कोच के और बिना कोचिंग निकालना इम्पॉसिबल है। समझ में आ गया? इट वॉज बैक इन 2010-2005 जब ये एग्जाम बहुत आसान हुआ करता था और बिना कोच और कोचिंग के निकालना पॉसिबल था। क्लियर है? ठीक है, अब कोचेस को भी कोचिंग लेनी पड़ती है कि इन बच्चों के कौन से क्वेश्चन फंस सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो इसलिए बेटा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार ये कर चुका हूं, परेशान मत करो यार मुझे, एक बार मान जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करो, नॉट इन सोशियोलॉजी ओनली, इन एवरीथिंग। ठीक है, जीएस 1 to 4। ठीक, और जो भी आप मतलब पढ़ सकते हो वो पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। वो आपके पास अगर खुद बनाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। अगर कहीं से उठा भी लोगे ना और उसको देख लोगे तो भी वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस पहली चीज। दूसरी चीज बेटा सिलेबस। आपको मैंने माइक्रो लिस्टिंग ऑफ टॉपिक्स बताया था, एक एक सिलेबस आपसे यस सर ने शेयर किया था, मस्ट डू, हैव टू डू, इस तरीके से कई सारी चीजें थी, तो वो सिलेबस। और तीसरी चीज जो आपको करनी है दैट इज न्यूज़पेपर। इन तीनों चीजों पर अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया ना, ठीक है, इन तीनों चीजों पर अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया, सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों फितूर में हो? 10 लाख लोगों में 1000 लोगों में आना है आपको। इस चीज को समझो ना आप। मतलब 1000 में से एक इंसान सेलेक्ट किया जा रहा है, 1000 में से। क्लियर? अब आप समझ रहे हो आपकी, आप कहां पर हो? आप ऐसे ऐसे बैठी हो, देखो कैसे बैठी हो, चार्ज डप रहा हो ना ऐसे। क्या पीठ में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा ना, नींद लगी है, तो चार्ज डप रहा हो ना ऐसे, एकदम ऐसे राइट एंगल पे रहनी चाहिए आपकी स्पाइन। ठीक है, 1000 आदमियों में से एक इंसान एक्सेप्शनल होता है कि नहीं होता है? एक्सेप्शनल होता है। आप एक्सेप्शनली अपनी जिंदगी जी रहे हो, आप एक्सेप्शनली अपना दिन बिता रहे हो। हाँ, आप मोस्टली वही काम कर रहे हो जो एक जनरल इंसान करता है, न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ रहे हो आप। तो इसलिए बेटा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ोगे तो मैं भी आपसे उस चीज पर बात करूंगा, डिस्कस करेंगे, बेटर माहौल बनेगा क्लास का। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो न्यूज़पेपर पढ़ के ही आइए। समझ में आ गया? ठीक, 10:30 बजे के बाद 12 बजे क्लास होती है आपकी, या 11 बजे, मान लो सर थोड़ा डिले करते हैं, थोड़ा लेट तक पढ़ाते हैं, 11 बजे के बाद 12 बजे तक क्लास होती है आपकी। आपके हाथ में न्यूज़पेपर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कोचिंग देगी न्यूज़पेपर तभी लोगे आप न्यूज़पेपर। क्या ई सब्सक्रिप्शन है? कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छी अच्छी चीज है वो, तो घर से लाया करो। कोचिंग में मंगवाती हो आप? कहाँ? यहां से लेके जाती हो डेली? तो अभी क्यों नहीं है आपके पास वो? आपके पास क्यों नहीं है अंजलि? आपके पास क्यों नहीं है न्यूज़पेपर? खुशी, आप, हाँ ठीक है, कल से आकर मैं न्यूज़ पूछूंगा आपके लिए रेलेवेंट, आप बता दोगी? 12 बजे बता दोगी पक्का? हाँ,
5 टॉपिक्स, ठीक, और मैं घुस सकता हूं उस टॉपिक में, ठीक है, पता है तुमने पढ़ा है अच्छा न्यूज़पेपर? अच्छा, कल 12 बजे आएंगे, ठीक, और 15 मिनट का हमारा गेम रहेगा, उसमें मैं सबसे एक एक इंपॉर्टेंट एक एक रेलेवेंट टॉपिक पूछूंगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक, कल से हम गेम खेलेंगे कल से, ठीक है, थैंक यू। चलिए सोशियोलॉजी। हाँ, पीवाईक्यू सिलेबस एंड न्यूज़पेपर। बेटा अभी आ रही है आवाज, देखना अब आ रही ज्यादा आवाज, चालू कर अब आ रही है आवाज? फुल करो, वॉल्यूम फुल करो। आवाज नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, वो तो नेटवर्क इशू है। हाँ वो नीचे भिजवा देंगे, कराएं क्या? नीचे भिजवा देंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। बेटा अब आ रही है आवाज? प्लीज कंफर्म, कंफर्म करो। कोई बात नहीं, चलो हो गया। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस लिख लिया आपने? क्या क्या है आपके, आपका किस किस चीज पर लिख सकते हो ये बताओ पहले, क्या क्या ओरिएंटेशन रहना चाहिए? इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन यूरोपियन सोसाइटी, क्या क्या रहेगा टॉपिक्स हमारे जिन पर हम लिखेंगे? हाँ, लाइफस्टाइल, सबसे पहली लाइफस्टाइल, ठीक। दूसरा, हाँ, पॉलिटिकल चेंजेस जो हुए, क्या हुए चेंजेस पॉलिटिकल? दो वर्ड में, दो वर्ड में, मोनार्की टू डेमोक्रेसी, मोनार्की टू डेमोक्रेसी। सोशल लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए? मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हुआ, फैमिलीज जो है वो क्या हो गई? न्यूक्लियर हो गई, ठीक है। इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या हुए आप बताओ? हाँ हाँ, आप बताओ इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुए? मोड ऑफ एक्सचेंज और मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, ठीक है। इतना लिख सकते हो ना, यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। हम सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस इज अ स्पेसिफिक साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज अ स्पेसिफिक साइंस, इट टॉक्स अबाउट पावर, अथॉरिटी, इट टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, केवल इन चीजों के बारे में बात करता है आपका पॉलिटिकल साइंस। बट सोशियोलॉजी जो है इसका वाइडर स्कोप है और ये कई सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बारे में, ह्यूमन लाइफ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक। पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है कि फीमेल्स के साथ सेकंड क्लास सिटीजन की तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता था। उनके साथ, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं थे, उनके पास सिटीजनशिप राइट्स नहीं थे, ठीक है। उनकी जिस आदमी से शादी होती थी उनके सिटीजनशिप राइट्स जो है उसके हिसाब से डिसाइड किए जाते थे, ठीक है। साथ ही साथ फीमेल्स को पढ़ाया क्यों गया? प्लेटो ने बोला है फीमेल्स को पढ़ाओ। फीमेल्स को क्यों पढ़ाओ? क्योंकि वो आगे क्या करेंगे? वीडियो रुक रही है और आवाज कम आ रही है। बेटा थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप वीडियो सही चलने लगेगी। क्लियर है? ठीक। तो फीमेल्स को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? फीमेल्स को इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये क्या करेंगी? फ्यूचर में हमारे चिल्ड्रन को जन्म देंगी, ठीक है, जो कि जिनका पढ़ा, जिनको ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको ट्रेन कौन कर सकती है? मदर ही कर सकती है। कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो केवल मदर ही सिखा सकती है, जैसे काइंडनेस हो गया, ठीक है, जैसे केयर हो गया, टॉलरेंस हो गया, पेशेंस हो गया, ये सब कौन सिखा सकता है? केवल और केवल मदर ही सिखा सकती है। मतलब एक इंडिविजुअल को गुड सिटीजन बनाने का काम सबसे अच्छा कौन कर सकती है? मदर कर सकती है। इज दैट क्लियर? दिस वाज प्लेटोज टेक ऑन विमेन, ठीक। उसके बाद आता है एरिस्टोटल का टेक। एरिस्टोटल क्या बोलता है? एरिस्टोटल बोलता है भाई वो क्या था? एरिस्टोटल प्लेटो का ही
स्टूडेंट था, एक डिसाइपल था, तो वो तो बोलता था दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ लव। समझ में आ गया? दे शुड नॉट बी गिवन सिटीजनशिप राइट्स, दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ लव। ठीक है, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए सिटीजनशिप राइट्स? क्योंकि फीमेल्स आर वेरी इमोशनल, दे आर टू इमोशनल टू गिव सिटीजनशिप राइट्स। समझ में आ गया? उनके सिटीजनशिप राइट्स का मिसयूज किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। क्लियर है? सब वही बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे सारे क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, हम प्लेटो ऑन विमेन कर रहे थे, आई गेस हो गया था। ठीक है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल लिखे, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल तो एरिस्टोटल ने बोला कि मेन शुड बी स्ट्रांग, मेन शुड बी इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रांग, जिससे कि वो स्टेट को क्या दे सकें? लीडरशिप दे सकें। इज दैट क्लियर? स्टेट की लीडरशिप कर सकें। और लीडरशिप का राइट उसने किसको दिया? केवल और केवल आदमियों को दिया, औरतों को लीडरशिप का राइट नहीं दिया। पहला इंसान जिसने सिटीजनशिप की बात करी, किसने क्या बात करी? सिटीजनशिप की बात करी। जिसने स्टेट की बात करी, रिपब्लिक के बारे में बात करी उसने प्रॉपरली। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, लिखिए इसके बारे में। Aristotle was a student of Plato. Aristotle was a student of Plato and criticized him. बेटा जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है ना, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, अभी अपने आप वीडियो जो लैग कर रहा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत हो। Aristotle was a student of Plato and he criticized him, and he criticized Plato, and he criticized Plato. Aristotle gave superiority to men. Aristotle gave superiority to men. Aristotle gave superiority to men, comma, that they should be, that they should be economically sound, that they should be economically sound and educated so that they can provide leadership, so that they can provide leadership, so that they can provide leadership to the state, to the state, to the state. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए for the very first time, for the very first time, for the very first time, he talked about citizenship, he talked about citizenship, citizenship, comma, according to him, comma, according to him, only a citizen, according to him, only a citizen should hold administrative offices, should hold administrative offices, and collect, comma, collect, comma, collect administrative offices, comma, collect and manage state fund, collect and manage state fund. Citizens will be individuals, citizens will be individuals born to the parents of the same state, born to the parents of the same state, parents of the same state. ठीक, एरिस्टोटल बहुत ज्यादा सोफिस्ट क्लास का इंसान था। किसका? सोफिस्ट क्लास का। मतलब वो ये कहता था कि भाई गरीब गरीब लोगों को, फीमेल्स को, इन सबको सिटीजनशिप राइट्स नहीं देने। सिटीजनशिप राइट्स केवल उनको देने हैं जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं,
जो लोग डिसीजन ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो केवल एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है उसी को हम क्या देंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स देंगे, उसी को हम स्टेट के फंड्स मैनेज करने को देंगे। इज दैट क्लियर? गरीब लोगों को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, हम फीमेल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर? ठीक, लिखिए आगे लिखिए। एरिस्टोटल डिड नॉट गिव क्या हो गया बेटा? ठीक हो? एरिस्टोटल डिड नॉट गिव citizenship rights to the poor as they will start exploiting state funds, they will start exploiting their state funds. देखो गरीब इंसान जो है ना वो सबसे पहले अपनी गरीबी दूर करता है। अगर गरीब इंसान पावर में जाता है ना, सबसे पहला काम वो करता है अपनी गरीबी दूर करने का। क्लियर है? और जो रिच क्लास का इंसान है वो पावर में जाता है तो वो लूटता नहीं है, लूट खसोट नहीं मचाता है वो। इज दैट क्लियर? अभी क्लास के बाद मैं एक चीज आपको बताऊंगा, यू विल बेटर नो अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है? हाँ, ये चीज है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे लिखिए। विमेन वो भी रीजन था क्योंकि वो मानता था कि नोबल क्लास जो है वही रूल कर सकता है। क्लियर है? जो पुअर क्लास है वो रूल करने के लिए नहीं बना है। अगर पुअर क्लास को आप पावर दोगे तो सबसे पहले अपनी अय्याशी करेगा, मस्ती करेगा, जो वो नहीं कर पा रहा था बहुत टाइम से। समझ में आ गया? क्लियर है? स्टेट फंड्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, मिस यूटिलाइज किया जाएगा। क्लियर? ठीक, अगला लिखिए। women were also denied citizenship rights, because he considered that women are not logical. They are emotionally imbalanced. And highly empathetic in nature. ठीक है? बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक आदमी जो है वो स्टेट को नहीं चला सकता। यू हैव टू बी अ डिसीजन मेकर। इज दैट क्लियर? एम्पैथी है आपको, अच्छी बात है, वो आपका पर्सनल इमोशन है, वो अपने पास रखो आप। इज दैट क्लियर? ब्यूरोक्रेसी में एम्पैथी बहुत ज्यादा नहीं चलती है। आपको कंपैशन सिखाया जाता है ना, एम्पैथी के बारे में बताया जाता है, बिल्कुल बताया जाता है, पर वो एम्पैथी के वजह से आप स्टेट के फंड्स और स्टेट को दांव पे नहीं लगा दोगे। क्लियर है? फीमेल्स के अंदर क्या होता है, वो एम्पैथी के लिए वो स्टेट को भी दांव पे लगा सकती हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इसको बड़ा मजा आ रहा है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, women are objects of love. They cannot make good decision makers. Slave class was also not given citizenship because they are not independent and have no decision making power. कार्ल मार्क्स पैराग्राफ चेंज करो, लिखो कार्ल मार्क्स in his times Karl Marx in his times reassured that Karl Marx in his times reassured that democracy
is just mobocracy. Democracy is just mobocracy. Mobocracy, where people rule themselves. Where people rule themselves. Where people rule themselves and cheat among themselves. And cheat among themselves. कार्ल मार्क्स और एरिस्टोटल बोल रहे हैं, बात तो सही होनी थी. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? पीपल रूल देमसेल्व्स एंड चीट अमंग देमसेल्व्स. ठीक है. डेमोक्रेसी में देखो, नरेंद्र मोदी इज आल्सो एन इंडिविजुअल. कोई राजा वाजा तो थे नहीं. ठीक है. हर एक जगह का चीफ मिनिस्टर जो है, कोई भी है, राज्यपाल है, एवरीबॉडी इज एन इंडिविजुअल, कॉमन इंडिविजुअल. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यही हो रहा है. दे आर रूलिंग देमसेल्व्स and they are cheating among themselves. Is that clear or not? तो अपने ही लोग अपने को मूर्ख बना रहे हैं. तो ये बोला था आपका एरिस्टोटल ने, जिसको रीअश्योर किया, रीअफर्म किया कार्ल मार्क्स ने. Is that clear? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक. अगला लिखिए, रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. और उसमें पहला कोट जो हम है वो लिखेंगे जॉर्ज कैटलिन का. जॉर्ज कैटलिन. ठीक है. ये आपको याद रखना है बेटा, ये वाला चैप्टर थोड़ा याद रखने वाला ज्यादा है, उसको याद रखना पड़ेगा आपको. जॉर्ज कैटलिन. रिलेशन बिटवीन, पहले हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. अभी चल रहा है पॉलिटिकल साइंस. रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. जॉर्ज कैटलिन. ठीक. जॉर्ज कैटलिन ने बोला कि भाई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का चेंज सोशल स्ट्रक्चर में बहुत बड़े चेंजेस लाता है. उसका एग्जांपल क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन. समझ में आ गया? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का चेंज जो है वो सोशल स्ट्रक्चर में बहुत बड़े चेंजेस लाता है. तो मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, दे आर जस्ट टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक. लिखिए, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैटलिन, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैटलिन, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर जस्ट two faces of the same coin, are just two faces of the same coin. Two faces of the same coin. ठीक. Any change in political structure, any change in political structure or nature of power, any change in political structure or nature of power bring changes in social structure, bring changes in social structure. ठीक. M.N. Srinivas, M.N. Srinivas, he is one of the Indian sociological thinkers. ठीक है. M.N. Srinivas जानते हैं आप कौन है? GS गुरिया का स्टूडेंट है. और कौन सा थॉट को फॉलो करता है? स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, साइंटिफिक वे टू रीड सोशियोलॉजी. अकॉर्डिंग टू हिम सोशियोलॉजी इज अ साइंस. ठीक है. हाँ, लिंगायत नहीं थी, लिंगायत ही थी. हाँ, लिंगायत ही थी. हाँ, he also believes in Indology, but he is more inclined towards structural functionalism. समझ में आ गया? ठीक. M.N. Srinivas. M.N. Srinivas ने एक टर्म बोला, इन्होंने बोला वोट बैंक पॉलिटिक्स के बारे में. किसके बारे में? हाँ, 1960s. ठीक है. तो वोट बैंक और पॉलिटिक्स. वोट बैंक क्या है? सोसाइटी है या नहीं? ठीक. और हर एक जो कंटेस्टेंट है
जो इलेक्शन लड़ रहा है बंदा, उसका वोट बैंक क्या होगा? अलग अलग लोगों के, किस बेसिस पर? कास्ट के बेसिस पर, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पर, ठीक, फिर रीजन के बेसिस पर, आया नहीं? समझ में आ गया? तो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इंटर रिलेशन वोट बैंक पॉलिटिक्स में? इज दैट क्लियर? कि सोसाइटी जो है या सोसाइटी की कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है या कोई ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है? पॉलिटिक्स को शेप कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? आज हमारे देश में आपको पिछड़ा वर्ग के नेता बहुत ज्यादा मिलेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट से, और अदर बैकवर्ड कास्ट के आपको बहुत सारे लीडर्स मिलेंगे। समझ में? ऑल्दो सब बदनाम करते हैं कि ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण्स बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण्स बहुत कम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। समझ में आ गया? ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय बहुत कम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। क्लियर है? पॉपुलेशन कम है क्योंकि उनकी, एग्जैक्टली उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ब्राह्मण्स की पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, तो इस वजह से ब्राह्मण्स आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। बट अगर ओबीसी की आप बात करो तो ओबीसी बहुत ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो इस वजह से आपको ओबीसी नेता, ओबीसी लीडरशिप बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर? बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ एक बंदा किस बेसिस पर वोट देता है बता सकते हो? क्यों जात पात है पॉलिटिक्स में? प्रमोशंस के बेसिस, इमोशंस के बेसिस। देखो, अगर वो डेवलपमेंट के बेसिस पे चुने तो प्रॉब्लम्स डेवलपमेंट से ज्यादा सर्वाइवल की हैं, मरने से बचना है। बिहार में आदमी मरने से बच जाए तब तो डेवलपमेंट हो। इज दैट क्लियर? आदमी ऐसे मारा जा रहा है जैसे मच्छर मारा जा रहा हो, जैसे मच्छर आया मैंने ऐसे मार दिया, तो आदमी ऐसे मार दिया जाता है वहां पर। इज दैट क्लियर? तो कि मेरी लड़की अगर जा रही है तो कॉलेज तक सेफ पहुंच जाए, इस चीज का इश्यू है। क्लियर? चोरी ना हो मेरे घर से, इसका इश्यू है। इज दैट क्लियर? ठीक, तो ऐसे इश्यूज है ना, बेसिक इश्यूज हैं। तो यहां पर अगर तुम डेवलपमेंट की बात करो, जैसे मोदी, व्हाई डज ही गो टू बिहार? बड़ी मजेदार चीज है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ना आपको आंखें दे देती है, नई आंखें। इज दैट क्लियर? मेरी तो आंखें मिल गई मुझे नई, जब से मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ना चालू किया है। व्हाई? बिकॉज लोग कहते हैं देखो मोदी ना वहां बिहार में जाकर के जात पात की बातें करने लगा। अगर मोदी जात पात की बातें नहीं करेगा ना तो मोदी नहीं जीतेगा, वो कितना भी बड़ा लीडर हो। उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि जो सामने आदमी बैठा है ना आपके, वो डेवलपमेंट के लिए आपको वोट देने आया ही नहीं है, क्योंकि उसको डेवलपमेंट के बारे में पता ही नहीं है। और अगर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज उसने देखी भी है ना, तो ये जानता है कि अगले 100 साल तक मेरे आसपास तो नहीं होने वाली है। वो इतना डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेंड इंसान आपके सामने बैठा हुआ है। समझ में आ गया? मतलब बिहार का आदमी जो है, अगर आप आईएएस बन के बिहार गए ना तो आप इंडिया में गए ही नहीं हो, आप बिहार में गए हो। हाँ, तो वो अलग लेवल लोग होंगे वो, और उनकी कहानियां अलग लेवल होती होंगी। ये मर गया, वो मर गया, हम ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमने एक पत्थर उठाया दूसरे के सर पे मार दिया, फट गया सर। मैं यूनिवर्सिटी में था, ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा रूममेट बिहारी था फॉर 5 मंथ्स, अराउंड 5 मंथ्स। दशहरे वशहरे से पहले की बात है या दिवाली से पहले की बात है। मैं सोने ही जा रहा था, मतलब अपना बेड वेड सही कर रहा था, मैं थोड़ा नीट तरीके से मतलब सोता था। बेड के सामने ही टेबल लगी रहती थी, तो टेबल मैंने क्लीन कर दी, जो किताबें मैंने पेन वगैरह खुले हुए थे सब रख दिए। मेरा वो लड़का अचानक से आया, ऐसा नहीं, वो सो रहा था लड़का पहले से ही, ठीक है। उसके घर से फोन आया, उसने बोला हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है हम आते हैं। फोन रख दिया उसने। मैंने कहा यार, वो बैग वैग पैक कर, मैंने कहा क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? कह रहा मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया घर में कि घर जा रहे हो तुरंत? हमारे पास अभी फोन आया था, किस अरे मेरे चाचा और उनके बेटे को मार दिया है। उसके साथ में रहने वाले, ज्वाइंट फैमिली में रहते, तो उसके चाचा और चाचा के बेटे, मतलब उसके भाई कजिन को मार दिया है। और वो ऐसे बता रहा है कोल्ड कोल्ड आइज के साथ, हाँ, जैसे कि हाँ भाई मार दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। किसको मारने आए थे? मेरे पापा को मारने आए थे। मेरे पापा को मारने आए थे, चाचा दिखे तो लगा कि ये मेरे पापा हैं दोनों, क्योंकि भाई भाई एक जैसे लगते थे लगभग, उसने बाद में दिखाया भी था मुझे। उनको मार के चले गए। एंड ही वाज सो लाइक नॉर्मल
कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इस चीज से कि भाई तू इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है यार, तेरे चाचा मर गए यार, और वो भी गोली मारी गई है, कोविड से नहीं मरे हैं। इज दैट क्लियर? मेरे पापा के मामा के लड़के थे, एक कोविड चल रहा था, वो भयंकर कोका कोला पीते थे, उनकी आदत पड़ गई थी, गर्मियां थी, कोक पीना। अब सब बोल रहे हैं कोविड चल रहा है, कोक मत पियो, फ्रिज की बॉटल्स मत, नहीं फ्रिज चल रहा है उनके, एसी चल रहा है, कोक पी रहे हैं, डेली काम से आ रहे हैं, कोक पी रहे हैं, ठीक। हम लोगों ने बोला मत पियो। अच्छा, उनको कोविड हुआ फिर, तो हमने कहा कोविड का चेक करा लो कि कोविड है कि क्या है, नॉर्मल जुकाम है। अरे कोविड कहां होगा, हमें कोविड थोड़े ना हो सकता है, हमारे आसपास नहीं आ सकता कोविड। हम लोगों ने भी सोचा ठीक है, पगला रहे पगलाने दो, मान रहे कोविड नहीं होगा तो नहीं हो गया, होगा, हो गया। और जब चेक कराने गए तो उसके एक दिन बाद उनकी डेथ हो गई। इज दैट क्लियर? मुझे जरा सा भी उसमें मतलब ऐसा नहीं हुआ, आई डिड नॉट रिपेंट फॉर दैट, मतलब मुझे ऐसा नहीं हुआ पश्चाताप हुआ कि मैं चाचा को बचा लेता, क्योंकि आई डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट। मेरी मम्मी ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया कि अरे ऐसा मत करो यार, हमेशा से तुम्हारी आदत है, इसका मतलब जरूरी थोड़ी ना अभी भी करोगे। उनके पूरे लंग्स में कफ भर गया था, ठीक है, म्यूकस था पूरे लंग्स में भरा पड़ा था। तो फ्लेम, सॉरी नॉट म्यूकस, इट वाज फ्लेम, इट वाज फ्लेम, जो बलगम होता है बलगम, तो बलगम भर गया था, ही डाइड, क्योंकि लंग्स ने काम करना ही बंद कर दिया। तो बेटा उसके चाचा की डेथ तो गोली मार करके हुई है, बट ही वाज सो कैजुअली, वाज सो नॉर्मल, ठीक है यार चाचा की डेथ हुई, पापा को मारने आ रहे थे, अगर मैं रहता हूं, मैं रहूंगा तो मुझे भी मार देंगे, इसीलिए मैं यहां पे पढ़ने के लिए आ गया हूं। मैंने कहा भाई साहब, यहां तो सर्वाइवल के लिए खेल चल रहा है यार। समझ में आया कि नहीं आया? ये लोग क्या डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे? हाँ हाँ, सर्वाइवल का, रिफ्यूजी कैंप पे रह रहे हैं वो लोग, तो तुम ऐसे लोगों को डेवलपमेंट के बारे में बताओगे कि हम आपके लिए सड़क बनवा देंगे? अरे उनको सड़क चाहिए ही नहीं भाई, उनको तो जीने की टेंशन है। समझ में आ गया? वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गोली पड़ जाएगी उनको, तो उनको फ्री में राशन मिल जाए घर में ला करके, वो दे दो, तो उस पर खुश हैं वो। देख रहे हो कैसे तेजस्वी यादव क्या है, बिहार में पेन ऐसे फेंक रहा है लोगों की तरफ, देखा अभी तक वीडियो देखा? पेन फेंक रहे हो, नॉनसेंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लोगों को उसमें भी मजा आ रहा है, बीसियों हजार लोग खड़े होकर के पेन ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अवर सोसाइटी, ये है हमारी सोसाइटी, और ये है हमारी पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स। यादव हैं तो तेजस्वी भैया अगर पेन दे रहे हैं तो एकदम कृष्ण जी से पेन गिर रहा है, समझ लो इस पेन से एग्जाम देंगे तो 99% नंबर आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? पंडित जी हैं, वो आकर के नेता की तरीके आए तो ऐसा लग रहा है सुदर्शन चक्र उनके हाथ में चल रहा है, इधर कमल का फूल लिए हुए हैं, नीचे गदा पकड़े हुए हैं, चतुर्भुज अवतार दिखता है लोगों को उनमें। क्या दिखता है? एकदम चतुर्भुज अवतार दिखता है कि भगवान आए हैं सीधे बस आशीर्वाद देकर के चले जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ब्राह्मणों को ब्राह्मण नेता चाहिए, क्षत्रियों को क्षत्रिय नेता चाहिए, मुस्लिमों को मुस्लिम नेता चाहिए, यादवों को यादव नेता चाहिए। इज दैट क्लियर? अब उसमें कुछ दो कम्युनिटीज हैं जिनके आपस में अलाइनमेंट हो गई, वो नेता जीत जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय साथ में मिल गए, नेता जीत गया। योगी को चीफ मिनिस्टर बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ही यही था यूपी में, नहीं तो बीजेपी जीत ही नहीं सकती थी, और बीजेपी कभी हारेगी नहीं अब यूपी में, ये भी मैं शर्त लगा सकता हूं। तो क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स है। क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इस चीज को एमएन श्रीनिवास बहुत पहले समझ गए थे। क्या? बहुत पहले समझ गए थे कि भाई ये तो चलेगा ही चलेगा, ये हमारे देश की पॉलिटिक्स का एक फीचर है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है पॉलिटिक्स और वोट बैंक मतलब सोसाइटी के बीच का इंटर रिलेशन, कि हमारी सोसाइटी, हमारा सोशियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ है कि हम पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं उससे। क्लियर है? हमारे जो कास्ट एक सोशल इंस्टीट्यूशन है वो एक्चुअली पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, हमारे यहाँ रीजन बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। क्लियर है? महाराष्ट्र जाओ आप, आज महाराष्ट्र में यूपी के लोगों की संख्या, यूपी के लोगों का नंबर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि मराठी लोगों को वो नॉमिनेट तो हो रहे हैं मराठी लोग, मगर जीत नहीं रहे हैं इलेक्शन में, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में जो वोट देने वाले हैं वो यूपी के लोग हैं। तो वो नेता भी किसको चुन रहे हैं? यूपी वाले को। अब पता चला वो नेता जो बना हुआ है वो पहले क्या करता था, वहां पर वो आलू बेचता था, समझ में आ गया? फल बेचता था, अब वो नेता बन गया और वो जीत भी रहा है। अब इस चीज से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बड़ी परेशानी है कि यार महाराष्ट्र जो है, यहां पर मराठी आदमी एक ही जगह पर है, तो यार यहां पर तो मराठियों को जीतने दो यार, मगर नहीं, यूपी वाले हर जगह जाके फैल गए। झारखंड में भी यूपी के लोग हैं, झारखंड में बिहार के लोग हैं, और छत्तीसगढ़ में मुझे बिहार के लोग मिले,
आपको हैदराबाद में भी बिहार के लोग मिलेंगे, महाराष्ट्र में भी बिहार के लोग मिलेंगे। मतलब बिहारियों का इस टाइम ये सीन है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वहां जानवर नहीं होगा मगर वहां बिहारी जरूर हो। समझ में आ गया? वहां जानवर नहीं आ रहे होंगे कि भाई ये आइलैंड सही नहीं है रहने के लिए, बिहारी वहां तैर के पहुंच गए होंगे। इज दैट क्लियर? नहीं कोई दिक्कत नहीं हो तो ठीक है, मैं तो इससे खतरनाक खतरनाक चीजें बोल चुका हूं। तो ये चीज है वोट बैंक पॉलिटिक्स से। क्या मतलब है कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है किससे? पीपल से। और पीपल जो है वो क्या है? सोसाइटी। समझ में आ गया? उनकी ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये चीज है। तो सच्चाई बोलने में क्या डर? क्लियर कि नहीं? कोई बात नहीं, क्या हो गया? यूट्यूब ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? वीडियो हटा देगा। हाँ ये कैसे बोल दिए तुम हमारे खिलाफ? मगर बहुत क्यूट होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं। नहीं नहीं होते हैं सही में, बड़े प्यारे लोग होते हैं। मतलब आप, मतलब अगर आप उनके दोस्त हो ना, दोस्ती ऐसी निभाते हैं कुछ कहने को नहीं। आप ही के टॉवल से अपना शरीर पोंछ लेते हैं। क्लियर है? आपका गंदा चादर अपने बेड पे बिछा लेते हैं कि इससे तो ज्यादा ही गंदा है मेरा वाला, चला तेरा गंदा वाला बिछा लूंगा। कितने क्यूट होते हैं। मॉरिशस ना, मॉरिशस हैज भोजपुरी लैंग्वेज एज इट्स नेशनल लैंग्वेज। समझ में आ गया? मतलब वहां पर इतना बिहार का आदमी है कि उनको नेशनल लैंग्वेज बनानी पड़ गई भोजपुरी। क्लियर है? रहुआ का करलवानी, ये बोलना पड़ेगा आपको जाके वहां पे, अगर आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बोलना पड़ेगा आपको। क्यों, सही बोला कि नहीं? रहुआ का करलवानी, ऐसे ही बोल, सब मिक्स कर दिया मैंने, मसाला बना दिया। कोई बात, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक, आगे लिखिए। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, एमएन श्रीनिवास वाला लिखवाया नहीं मैंने अभी। लिखिए, एमएन श्रीनिवास coined the term vote bank politics, which shows the interrelation between these two subjects, that is how political parties use caste, religion, race for their benefit. आगे लिखिए, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ have to rely upon, have to depend upon sociology to make and legal norms, socially viable. समझ में आ गया? ठीक, hence नीचे लिख लो एक लाइन, hence these two subjects are highly interrelated or interdependent. Highly interrelated or interdependent. ठीक है, देखिए कंपैरिजन बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स, कंपैरिजन। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हमने इकोनॉमिक्स में किया था, एक तरफ पॉलिटिकल साइंस और एक तरफ सोशियोलॉजी, एक तरफ पॉलिटिकल साइंस एक तरफ सोशियोलॉजी, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सर ऑडियो भी बहुत रुक रहा है, अरे यार
बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मुझे लगता है इस वजह से ऐसा हो रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये चीज़ें जल्दी से जल्दी सुधार ली जाएंगी, डोंट वरी। सर इशू आ रहा है, वो नेटवर्क में आई गेस इशू आ रहा है। हाँ नेटवर्क का इशू है। हाँ भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अपलोड कर दिया जाएगा ना, चिंता मत करो, अपलोड हो जाएगा, वहां से भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो भाई कंपैरिजन देखो। सोशियोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट पॉलिटिकल साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, नॉर्म्स, रूल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। समझ में आ गया कि नहीं है? पावर, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, इन सारी चीजों का सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी में लिखो, सोशियोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी, whereas political science is the subject of state, power, authority, government, etc. ठीक। सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो वाइडर है और ओपन एंडेड है, जबकि पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज लिमिटेड टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, लिखिए, सब्जेक्ट मैटर इज वाइडर and open-ended. On the other hand, in political science, subject matter is restricted and codified. Open-ended, open-ended. Subject matter is restricted and codified. ठीक? In sociology, all types of societies are studied. All types of societies are studied. All types of societies are studied. Even if they are not politically organized. Even if they are not politically organized. ठीक है कि भाई अब हम ट्राइबल सोसाइटी को भी पढ़ रहे हैं। अब ट्राइबल सोसाइटी तो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ना, उसमें तो कोई मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो हम ट्राइबल सोसाइटी के बारे में भी पढ़ रहे हैं, हम प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जहां पर ट्राइब्स भी नहीं बनी है हम उनके बारे में भी पढ़ रहे हैं अभी। देयर आर मल्टीपल सोसाइटीज जो अपने आप को ट्राइब की तरीके आइडेंटिफाई नहीं करती, दे आर प्रिमिटिव सोसाइटीज। हाँ या नहीं? समझ में आ गया? तो ऐसी सोसाइटीज के बारे में भी हम पढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज अबाउट political organizations only. ठीक है, सोशियोलॉजी में लिखिए, सोशियोलॉजी provides data. Sociology provides data for formulating policies, and political laws. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस लिखिए, पॉलिटिकल साइंस talks about natural rights, political and constitutional rights, it provides laws for welfare of the society. ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी।
हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के बारे में मैंने क्या बताया जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था आपको? हाँ आप बताओ, रुक जाओ। हाँ, हिस्ट्री इज रूटलेस विदाउट सोसाइटी। ओके, और ठीक है, उल्टा बोल रहे हो आप। ठीक है, सोसाइटी इज रूटलेस विदाउट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज फ्रूटलेस विदाउट सोसाइटी। If it were not for humans, if it was not for humans, yeah, it were not for humans, why would we have been why would we studying history? हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं किसके लिए? इंसानों को पढ़ने के लिए, कि भाई इंसान कैसी जिंदगी जीता था, ठीक है, कौन से कॉइन वाइन यूज करता था, ठीक है, ट्रेड कैसे होता था, इज दैट क्लियर? करेंसी थी नहीं थी, ठीक है। तो सोसाइटी इज रूटलेस विदाउट हिस्ट्री। अगर सोसाइटी की आपको हिस्ट्री नहीं पता है ना, तो उसका कोई बेस ही नहीं है। इज दैट क्लियर? राजस्थान की सोसाइटी में आज लोग पोशाक पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि पहले से पहनते आ रहे हैं, ठीक है। कल मैं एक शॉप में गया और वहां पर मैंने देखा कि राजपूतों की साड़ियां अलग हैं और ब्राह्मण्स की साड़ियां अलग हैं, ठीक है। दैट शॉपकीपर वाज टेलिंग मी कि राजपूत अलग तरीके की साड़ियां पहनते हैं और ब्राह्मण अलग तरीके की साड़ियां पहनते हैं। ये सब क्या है? ये हिस्टोरिकली ही तो पैटर्न सेट किया गया है। समझ में आ गया? तो अगर मुझे हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो क्या मैं सोसाइटी के बारे में कुछ भी जान पाऊंगा? नहीं जान पाऊंगा। तो सोसाइटी इज बेसलेस और रूटलेस विदाउट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज फ्रूटलेस, रिवॉर्डलेस विदाउट सोसाइटी। समझ में आ गया? सोशियोलॉजी नहीं, सोसाइटी। समझ में आ गया? किसने सोशियोलॉजी किसने बोला था? तुमने भी बोला था ना सोशियोलॉजी उसने भी बोल दिया था, ठीक है। सोशियोलॉजी नहीं, सोसाइटी, ठीक है। लिख देता हूं मैं फिर से, ध्यान से देखो। ये ना, अब पता चला मैंने तो कुछ बताया है, आप उल्टा लिखा है उसको, तो वो मतलब किया करा पानी फेर दिया आपने, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। सोसाइटी लिखो, सोसाइटी इज रूटलेस विदाउट हिस्ट्री हिस्ट्री इज fruitless without society, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करेंगे अपना कंपैरिजन दोनों सब्जेक्ट्स का और इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। सोसाइटी इज रूटलेस विदाउट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज फ्रूटलेस विदाउट सोसाइटी। क्लियर है? ठीक। हिस्ट्री लिखिए, हिस्ट्री आगे इसी में लिखिए, हिस्ट्री इज, लिखिए, हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी या पास्ट सोसाइटी। हिस्ट्री इज पास्ट सोसाइटी, सोसाइटी। हिस्ट्री इज पास्ट सोसाइटी and society is the history of the present. Society is the history of the present. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? ठीक, कोई डाउट? मी नहीं, दोनों में नहीं बनाया है ना। नहीं, रूटलेस फ्रूटलेस तो मैंने बनाया, दूसरा वाला मुझे याद नहीं है, तो भी मेरा ही मान लो तुम। क्लियर है? ठीक। फ्रूटलेस और रूटलेस ये तो मैंने बनाया था, मैं एक बुक में पढ़ रहा था, उस बुक में ये लिखा हुआ था, उन्होंने कोट किया था, तो मैंने कहा आपसे आज मेरा ये क्या दिक्कत है? उसने थोड़ी ना किसी का नाम लिखा हुआ था। इज दैट क्लियर? बुक नहीं थी शायद, आर्टिकल था। क्लियर है? ठीक। हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। देखो सोसाइटी, देखो सोशियोलॉजी इज अ डिसिप्लिन। समझ में आ गया? अरे भाई, हिस्ट्री डिसिप्लिन है, बट हिस्ट्री अपने आप में एक मेटाफर का भी काम करता है। क्लियर है? ठीक है। सोशियोलॉजी अलग चीज हो गई पूरी। क्लियर है? वो सोसाइटी से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हिस्ट्री को तो हम बहुत तरीके से यूज करते हैं ना, यस्टरडे वाज हिस्ट्री। क्लियर है? ठीक। ये चीज तो जिस सोसाइटी की हिस्ट्री नहीं होती, जिस सोसाइटी की हिस्ट्री नहीं होती है, उसकी
सोसाइटी की हिस्ट्री को डेवलप किया जाता है। कौन करता है? एक सोशियोलॉजिस्ट डेवलप करता है। जैसे मायन सिविलाइजेशन, अब मायन सिविलाइजेशन जो है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं हुआ करती थी, बट वहां की सोसाइटी को जानने के लिए कि लोग कैसे थे, ठीक है, उनका कल्चर कैसा था, वो कैसे कपड़े पहनते थे, कौन कौन से डांसेस करते थे, ये सारी की सारी चीजों को जानने के लिए उन लोगों ने अपनी खुद की हिस्ट्री बना दी। सोशियोलॉजिस्ट ने वहां पर जाकर वो हिस्ट्री को डेवलप किया। कैसे? आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, कैसे? एक्सकेवेशन के थ्रू, हाँ, पेंटिंग्स जो बनी हुई थी केव्स वगैरह में उनके थ्रू, ठीक है, उनके सोसाइटी को समझने की कोशिश करी कि भाई ये कैसी सोसाइटी थी, हंटर गैदरर्स थे ये, ट्रेडर्स थे ये, क्या थे ये, सारी की सारी चीजें उन्होंने निकाल ली और अकॉर्डिंगली उनका इतिहास लिख दिया, ठीक है। बट जनरली जब सोशियोलॉजिस्ट कोई हिस्ट्री लिखता है तो वो हिस्ट्री हमेशा क्या होती है? बहुत ज्यादा हाइप्ड अप होती है। समझ में आ गया? बढ़ा चढ़ा करके चीजों को पेश किया जाता है। इज दैट क्लियर? बिकॉज सोशियोलॉजिस्ट्स आर नॉट हिस्टोरियंस, सोशियोलॉजिस्ट्स आर नॉट हिस्टोरियंस। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लिखिए आगे इसमें हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में। क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है ज्यादा? लिखिए इसमें हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, history and sociology have a very close relation. History and sociology have a very close relation. As present societies, as present societies, as present societies always bear, present societies always bear the symbols of the past. Always bear. Where is Riya? Riya वाशने है, सुबह भी नहीं आई थी, तबीयत खराब हो गई होगी, मौसम चेंज हो रहा है, फिर सब तुम सबकी तबीयत खराब होगी अब। बेटा एक दवाई आती, गोली आती है लिम्सी की, विटामिन सी। इज दैट क्लियर? वो ना अपने मुंह में रखा करो हमेशा। अब ये नहीं कि 6-7 खा जाओ एक दिन में, मतलब 2 मैक्सिमम। सुबह जब क्लास लेने आओ तो मुंह में डाल के आओ, और शाम को जाते टाइम मुंह में डाल के जाओ। इज दैट क्लियर? तो 2 विटामिन सी, उससे एक तो आप चमकने लगोगे थोड़ा ज्यादा। क्लियर है? मैं नहीं लेता हूँ, ये मैं सोचना मिला, ऑरेंज वाली है इतनी बड़ी, ठीक है, जैसे लगता है गाय भैंसों को खिलाने वाली दवाई है। हाँ, लेमन चबा जाओ। देख रहे हो भाषा, देख रहे हो, आईआईटीएंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी भाषा है, पूरा छिलके के साथ। उसका छिलका भी? अच्छा, हाँ, दांत दिखाओ अपने, दिखाओ दिखाओ। बेटा लेमन चबाने की दिक्कत ये है, ठीक है, आपके दांत को खराब करेगा। क्लियर है? तो लेमन चबाना, चबा लेते हो? अच्छा, टंग से दबा देते हो, मुझे लगा टंग से चबा लेते, टंग में भी दांत है क्या तुम्हारे अलग? समझ गया, स्क्वीज कर देते हो उसको। तो ये भी कर सकते हो आप अगर आप इतने अतरंगी हो तो। बाकी आप लिम्सी नाम की जो गोली आती है, टैबलेट आती है, उसको खाओ, ठीक है, उससे आप बीमार नहीं पड़ोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप थोड़ा सा और शाइन करोगे। क्लियर होता है, उससे फर्क पड़ता है। आप 4-5 महीने करोगे तो अपने आप आपका चेहरा थोड़ा, और आंखें वांखें खुली रहेंगी, ऐसे नींद नहीं आती रहेगी हर वक्त। तो आपका चेहरा क्यों इतना उदास उदास टाइप का है? हाँ, स्टार्टिंग में तो नहीं था बहुत, कोई बात नहीं बेटा, 17 आ गया है अब, मुझे बोला जा रहा है बार बार, अब बदल दो। B12 डेफिशिएंसी, बट अगर B12 आपने ज्यादा लिया तो निपट जाओगे आप, ठीक है। तो आपको डेली 1500 mcg, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं, mg मत ले लेना, माइक्रोग्राम, mcg, ठीक है। कार्बामाइड फोर्ट का आता है एक, रेड कलर की गोलियां होंगी, ठीक है, फेरस ऑक्साइड होता है उसमें, ठीक, उसको आप खाओ। अरे 100% होगा, ये नहीं है B12 डेफिशिएंट, एकदम मरने वाली तुम मतलब। हाँ, इतना कम कम है B12, मतलब डेफिशिएंसी है, मेरे इतना नहीं है B12, ठीक। ये प्रॉब्लम है। मैं अभी से लगभग 1-1.5 साल पहले वेट लिफ्टिंग करना मैंने चालू किया, मेरी सांस बहुत फूलती थी, अचानक से सांस फूलने लगी बहुत ज्यादा, तो मैंने जाकर के अपना टेस्ट करवाया कि भाई क्या है, B12 कम आया।
आप थकने लगते हो बहुत जल्दी जल्दी। मैंने कहा आप कैसे, B12 कैसे कम हो गया? चलो भाई B12 का इलाज करते हैं। मैं देख गाजर मूली ये सब चुकंदर उकंदर खाने लगा, प्लस B12 की गोलियां भी लेने लगा, बस सेट हो गया। क्लियर? तो आप ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवाते हो? आजकल तो 500-500 रुपए में ब्लड टेस्ट हो जाता है। समझ में आ गया? हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट करवाओ, और विटामिन सी के लिए ये लिमसी खाओ। क्लियर? क्योंकि उससे आप बीमार नहीं पड़ोगे। ये जो बीमार होने वाला विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी की कमी है तो उसके लिए आप धूप तो ले नहीं सकते क्योंकि टैनिंग हो जाएगी। तो वही कोई सप्लीमेंट ले लो जहां पर आपको कम से कम 5000 आयु, 5000 आयु जो है उतना विटामिन डी मिले उसमें से, ठीक है? और उसकी एक गोली डेली खाओ, डेली खाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो 7 दिन वाला जो है ना वो गेम खराब है, 60,000 आयु होता है उसमें। जो विटामिन डी3 की गोलियां आती है ना, कैल्सी क्विक वगैरह, उसमें 60,000 आयु होता है। उसको आप ज्यादा खा लोगे पूरी बॉडी दर्द करेगी आपकी। मैं सब करके देख चुका हूं। मुझे लगा कि सही में ऐसा होगा क्या, और मिला लेते हैं। दूध में मिलाना होता है उसको, ठीक है? वो पाउडर आता है, आप एक पैकेट डालोगे तो आप सही हो जाओगे, 2 पैकेट डालोगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो मैंने एक पैकेट डाल रहा था, मैं काफी दिनों से पी रहा था, 15-15 दिन में एक बार लेता था, मैं सही होने लगा। यार एक पैकेट और डालेंगे तो ज्यादा ताकत नहीं आ जाएगी? ये तो गलत बता रहे हैं कि ओवरडोज हो जाएगा। ओवरडोज हो गया, पूरी बॉडी दर्द करने लगी बेटा, ऐसे नस नस दर्द कर रही थी, उठ ही नहीं पाया 2-3 दिन तक, ये हालत हो गई। मर भी जाता है इंसान अगर विटामिन डी ज्यादा हो जाए ना, तो यू विल डाई, आपको बचाया नहीं जा सकता। ठीक है? विटामिन B12 बहुत खतरनाक चीज है, टेस्ट करवा करके ही B12 लें। विटामिन डी अगेन टेस्ट करवा करके ही लें, पूरा विटामिन डी का प्रोफाइल आ जाता है आपका, ठीक है? तो हिस्ट्री और सोसाइटी में बहुत तगड़ा इंटर रिलेशन है, ठीक? लिखिए आगे, बियर द सिंबल्स ऑफ द पास्ट। हिस्टोरिकल अकाउंट्स serve as the data, historical accounts serve as the data for any sociological study, historical accounts serve as the data for any sociological study, ठीक है? इसमें एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर कोई है तो दैट इज हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। इसमें कार्ल मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होते ही कैसे सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है उसके लिए किसका यूज किया है? हिस्टोरिकल डेटा का, हिस्टोरिकल इवेंट्स का, इवेंट्स को एनालाइज किया। तो उसके लिए हिस्ट्री की दिमाग में होना जरूरी है ना, कि हिस्ट्री कैसे चेंज हुई है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? तो इसीलिए आपको हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी? हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल डेटा की, ठीक है? इट विल सर्व एज द डेटा फॉर एनी सोशियोलॉजिकल स्टडी। क्लियर है? ठीक। अब हिस्ट्री के बारे में लिखिए, हिस्ट्री के बारे में लिखिए थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री has been written by travelers in their travelogue, ठीक? जैसे कि मेगास्थनीज, हुइनसोंग, ठीक है? इसका आप नाम तो लिखो, लाइक मेगास्थनीज एंड हुइनसोंग। फाहियान की स्पेलिंग क्या होगी? FAXIEN होगा, फाजियान है वो, ठीक है? FAXIEN, ठीक है? फाजियान। when they travel to India, हुइनसोंग की स्पेलिंग है HIUENTSANG। अच्छा, ऐसे तो कंचनजंगा जो हम पढ़ते हैं ना, खांगचेंडजोंगा है वो खांगचेंडजोंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, होने दो जो हो रहा है। क्लियर? आगे लिखिए। लास्ट हमने क्या लिखा? व्हेन दे ट्रेवल टू इंडिया, ठीक है? अगला लिखिए, इसमें आगे लिखिए।
they gave detailed accounts of अब क्या क्या देखेंगे वो सोसाइटी में आकर के, गवर्नेंस कैसे हो रही है, टैक्स गवर्नेंस, ठीक है, समझ में आ गया, डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, जुडिशरी कैसी है सोसाइटी की, ठीक है, यही सब देखेंगे, ठीक है। दे गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, impact of religion on governance, tax administration, impact of religion on governance, education system and economics, ठीक है। आगे लिखिए इसी के, hence it can be stated that history is nothing but a documented experience, इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। hence it can be stated that history is nothing but a documented experience, ठीक, experience, ठीक। in modern times, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए in modern times excavations, study of artifacts and study of fossils became the source of history, in India, Britishers and other colonial rulers found multiple excavation sites They started documenting population growth. Caste census, population growth, caste census. Comma, land usage planning, comma, land use planning. And town planning. ठीक, a good account of history नहीं, इसी में लिख लो, a good account of history is also acquired from biographies and autobiographies. History narrates events in their what, why and how. History narrates events in their what, why and how. What, why, how and where. Sorry. What, why, how and where. ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आगे लिखिए, sociology is a modern subject. concerned
concerned with social structure and culture of the society, concerned with social structure and culture of the society, culture of the modern society, sorry, culture of the modern society. समझ में आया? ठीक, आगे लिखिए. There is history of every society. There is history of every society. Today's society will become history for future. Today's society will become history for future. Today's society will become history for future. We need historical support. We need historical support. We need historical support to compare between societies. To compare between societies. We need historical support to compare between societies. If there is no history of a society, if there is no history of a society, sociologists take responsibility. Sociologists take responsibility to write the history of that society. To write the history of that society. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए. मायन सिविलाइजेशन. मायन सिविलाइजेशन. मायन सिविलाइजेशन. ठीक. MAYAN. माया. माया से मायन. सबका सारे. ठीक. अब लिखे एमाइल डर्कहाइम का एक कोट. एमाइल डर्कहाइम को इस चीज से बड़ी नफरत है क्योंकि एमाइल डर्कहाइम कैसा थिंकर है? बताना बेटा कृष्णा, कौन से स्कूल ऑफ थॉट का थिंकर है? बताओ, आप बताओ कृष्णा. क्यों बेटा, क्यों नहीं पढ़ रही हो तुम? क्यों नहीं पढ़ रही हो सब्जेक्ट? बताओ. पढ़ रही हो? तो एमाइल डर्कहाइम किस स्कूल ऑफ थॉट का थिंकर है? बताओ. ठीक है, वो थ्योरीज जो दी हैं इसने किस बेसिस पे दी हैं? अच्छा ये बताओ, साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक थिंकर है? बताओ. सुसाइड बोला था ना इसने, सुसाइड के बारे में बताया था ना. तो कैसी थ्योरी है वो? साइंटिफिक है ना. तो ये साइंटिफिक थिंकर हुआ ना, मतलब ये पॉजिटिविस्ट है. ठीक है, ये पॉजिटिविस्ट है. ये बिलीव करता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर. किस पर? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर. तो हम क्या बोलेंगे? he is a thinker of structural functionalist school of thought and he belongs to positivist sociologists. समझ में आ गया? समझ में आ गया? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में जो पॉजिटिविस्ट थिंकर्स हैं उनसे बिलोंग करता है ये. इज दैट क्लियर? एम आई समझ में आया आपको? एक भी वर्ड नहीं लिखे. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिख के रहना बढ़िया से. तो अभी से जो भी पूछेगा आपसे, आप बोलोगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है. अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या होते हैं? अंजलि बताओ. Who are structural functionalists? बॉडी का. तो हर एक ऑर्गन जो हमारी बॉडी का है ना, वो जब तक परफेक्टली फंक्शन नहीं करेगा तब तक हमारा स्ट्रक्चर नहीं चलेगा.
इज दैट क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है ना, ये सोसाइटी को भी क्या मानते हैं? दैट सोसाइटी इज अ स्ट्रक्चर। सोसाइटी इन इटसेल्फ, हमें तो बॉडी दिखती है ना, हमें अंदर ऑर्गन तो नहीं दिख रहे हैं। अच्छा लीवर ऐसे काम कर रहा है, अच्छा हार्ट ऐसे काम कर रहा है, अच्छा लंग्स, ये तो हम नहीं देख सकते, हमें तो केवल स्ट्रक्चर दिखता है। तो हमें सोसाइटी दिखती है, हमें अंदर के उसके ऑर्गन्स नहीं दिखते हैं। पर ये जो स्ट्रक्चर है ये टिका किस पर है? ऑर्गन्स पर टिका है, उनके फंक्शंस पर टिका है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जिन लोगों ने सोसाइटी को एक्सप्लेन किया उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। इज दैट क्लियर? बेहतरीन थिंकिंग है, बेहतरीन तरीका है ये सोचने का। इज दैट क्लियर? बट कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ फ्लॉज थे जिसकी वजह से हमारे नए नए थिंकर्स आए। और क्लियर है कि भाई हम बॉडी की तरीके पूरी सोसाइटी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। क्लियर है? तो इस वजह से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। आप समझ में आया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है? ठीक है, सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर के तौर पर डिफाइन करना। क्लियर है? कैसे डिफाइन करना है? एक स्ट्रक्चर के तौर पर जिसमें कि कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के फंक्शन कर रहे हैं। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। समझ में आया बेटा? ठीक। तो यहां पर एमाइल डर्कहाइम कहता है कि बकवास है, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी एक साथ रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं है। सोशियोलॉजी इज अ कंप्लीटली साइंटिफिक सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ मॉडर्निटी। सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप हिस्ट्री के साथ इंटर रिलेट करो। इज दैट क्लियर? तो एमाइल डर्कहाइम वाज वेरी मैड अबाउट इट, वेरी लाइक फियर्स अबाउट इट कि भाई ये क्या कर रहे हो, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी क्यों कंपैरिजन कर रहे हो एक दूसरे के साथ। क्लियर है? तो अभी तक तो हमने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी को एक साथ दिखाया कि भाई दे गो हैंड इन हैंड, बट अब हम क्या दिखाएंगे कि एमाइल डर्कहाइम के हिसाब से हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी आर नॉट कंप्लीटली इंटररिलेटेड और इंटररिलेटेड इन एनी मैनर। समझ में आ गया? हाँ पूछो, कुछ पूछना। हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री में बिलीव नहीं करता वो आदमी। प्रिजनर्स डेटा, सुइसाइड जो लोग कर रहे थे उसका उनका डेटा, हाँ, मरे हुए लोगों का डेटा यूज किया था उसने। तो प्रिजनर्स थोड़े नहीं थे, वो बंद नहीं थे जेल में। ठीक है, जिन्होंने सुइसाइड किया, या तो उन्होंने सुइसाइड कर लिया, वो निपट गए, या फिर वो अपने घर में है या रिहैबिलिटेशन सेंटर में। दे आर नॉट प्रिजनर्स। तुम सुइसाइड करोगे तुम्हें जेल में थोड़ी ना डाल देगी सरकार, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालेगी। ठीक है, रिहैब से आओगे आप। तो उसने जो डेटा उठाया वो पुलिस रिकॉर्ड से उठाया। कहां से उठाया? पुलिस रिकॉर्ड से उठाया। ठीक है, कह सकते हो आपकी हिस्टोरिकल डेटा है, पर एमाइल डर्कहाइम जब हिस्ट्री के बारे में सोचता है ना, तो वो सारे नॉनसेंस के बारे में सोचता है जो भी हमने किया। इज दैट क्लियर? ठीक। तो हमें यहाँ पर एमाइल डर्कहाइम को केवल कोट करना है, हमें एमाइल डर्कहाइम को एनालाइज नहीं करना है कि वो सही है या गलत है। हम हमेशा क्या करने लगते हैं कि भाई एमाइल डर्कहाइम सही कर रहा है या गलत कर रहा है। एमाइल डर्कहाइम जो बोल रहा है ना वो भगवान है भाई, उसको मान लो। क्लियर? बस और क्या, आप क्या एनालिसिस करोगे उसको। ठीक है, लिखिए अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्कहाइम, अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्कहाइम, history and sociology are not related in any manner. History and sociology are not related in any manner. Sociology is kept together. Sociology, society, sorry, sociology नहीं, society is kept together. Society बेटा, अच्छा अच्छा ठीक है, sociology लिख दो, हाँ, are not related to each other. ठीक है, society is kept together with the help of social institutions, norms and values. Norms and values. If people in the society, if people in the society, if people in the society, if people in the society shift from old values, institutions and beliefs, it is called modernity. It is called modernity. It is called modernity. Sociology is a modern subject. Sociology is a modern subject. It is a science. It is a science that is studied by collection of data, generalization of data,
एंड कंपैरिजन ऑफ डेटा, एंड कंपैरिजन ऑफ डेटा। हाँ, कलेक्शन ऑफ डेटा, जनरलाइजेशन ऑफ डेटा एंड कंपैरिजन ऑफ डेटा, ये तीन प्रोसेसेस होते हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा जनरलाइजेशन एंड डेटा कंपैरिजन। ठीक, आगे लिखिए, रिलेशन बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स, रिलेशन बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एमाइल डरखाइम पूरी तरीके से तो सही है नहीं, ठीक, क्योंकि नॉर्म्स और वैल्यूज जो आपके पुराने थे, नॉर्म्स और वैल्यूज जो आपके पुराने थे, उनको आप क्वेश्चन किस बेसिस पे करते हो, और पहले की हिस्ट्री पर जाकर क्वेश्चन करते हो। जैसे हम जब कास्ट सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं तो हम कहां पर जाते हैं, वर्णा सिस्टम पे चले जाते हैं, जाते हैं या नहीं जाते हैं, कि भाई वर्णा सिस्टम में तो ऐसा होता था, तो अब कास्ट सिस्टम में क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि वर्णा सिस्टम कास्ट सिस्टम से भी पहले की चीज है। क्लियर है? तो हिस्ट्री का सपोर्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा, हिस्ट्री के सपोर्ट के बिना कोई सब्जेक्ट डेवलप नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? इवन हम फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में जब रिसर्च करने जाते हैं तो हम साइटेशंस लेते हैं ना, हम रेफरेंसेस लेते हैं ना पुराने पुराने। क्लियर है? हम कोई भी रिसर्च करेंगे तो हम पुराने रिसर्च, पुराने साइटेशंस को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे। क्लियर है? तो हिस्टोरिकल सपोर्ट के बिना कोई भी सब्जेक्ट डेवलप नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो एमाइल डरखाइम वाज वेरी एडमेंट अबाउट मेकिंग सोशियोलॉजी अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। क्लियर है? वो कह रहा है नहीं भाई, हिस्ट्री से हमें कुछ भी नहीं लेना है। अब भाई तू जो पुलिस रिकॉर्ड उठा रहा है वो तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। समझ में आ गया? वो डेटा कलेक्ट जो तू कर रहा है वो भी तो हिस्टोरिकल है, जनरलाइज जो कर रहा है वो भी हिस्टोरिकल है। इज दैट के जिन बिलीव्स और वैल्यूज की तू बात कर रहा है, जो नए बिलीव्स और वैल्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ही उठाए गए। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया ये चीज? रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी लिखिए। सोशियोलॉजिस्ट use crucial information about the past. Sociologists use crucial information about the past through the material provided by historians. History is the record of past social institutions, social customs, and information about different stages of life, Similarly, sociology helps history. Sociology helps history as historians use sociological research for making historical analysis. ठीक, कंपैरिजन पे आओ, इतना रिलेशन बहुत है। कंपैरिजन ये हार्डली पूछा जाता है क्वेश्चन कभी, है ना? कंपैरिजन पे आओ, क्या है भाई? हिस्ट्री इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। हाँ, इस बार पूछा था। हिस्ट्री इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड सोशियोलॉजी इज एनालिटिकल इन नेचर। समझ में आ गया? सोशियोलॉजी इज एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है? सोशियोलॉजी इज नॉट नॉर्मेटिव इन नेचर। समझ में आ गया? ये लिखना नहीं है वैसे, सोशियोलॉजी कोई नॉर्मेटिव सब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। सोशियोलॉजी कैसा साइंस है? एनालिटिकल साइंस है। कैसा साइंस है? एनालिटिकल साइंस है, जिसको पढ़ करके आप क्या बनाते हो? एक स्टैंड लेते हो। समझ में आ गया? इससे कोई जजमेंट नहीं बनाते हो आप। क्लियर है?
तो एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, ये क्या है, सोशियोलॉजी एक एनालिटिकल साइंस है, ठीक है। तो लिखिए सोशियोलॉजी इज एनालिटिकल इन नेचर, हिस्ट्री इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। History studies about unique events, unique events, unique events, and important individuals of the past, and important individuals of the past. सोशियोलॉजी में कहीं भी आपको एक इंडिविजुअल की बात नहीं सुनने को मिलेगी, समझ में आ गया? बिकॉज इट फोकसेस मोर ऑन व्हाट, सोसाइटी, मास, समझ में आ गया, कलेक्टिव ग्रुप्स, इज दैट क्लियर? लिखिए सोशियोलॉजी फोकसेस मोर ऑन कलेक्टिवनेस, सोशियोलॉजी फोकसेस मोर ऑन कलेक्टिवनेस। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू Radcliffe Brown, according to Radcliffe Brown, हिस्ट्री दोनों में according to Radcliffe Brown ही होगा। According to Radcliffe Brown, history is ideographic. History is ideographic. ठीक है, दूसरी तरफ लिखिए अकॉर्डिंग टू Radcliffe Brown, sociology is nomothetic. Sociology is nomothetic. जनरल साइंटिफिक लॉज, ठीक है। नोमोथेटिक का मतलब जनरल साइंटिफिक लॉज। सोशियोलॉजी इज नोमोथेटिक, प्रोड्यूसेस जनरलाइजेशन, ठीक है। लिखिए विद द रिसर्च, नहीं इसमें नहीं लिखना है, बस हो गया, दैट्स इट, कोई नहीं इसी में लिखने लगो। विद द रिसर्च वर्क ऑफ मैक्स वेबर, बस कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन खत्म हो गया अब, ठीक है। ठीक, आगे लिखिए विद द रिसर्च वर्क ऑफ मैक्स वेबर ऑन Protestant ethics and spirit of capitalism, the line of demarcation between history and sociology, became blurred. क्लियर है? समझ में आया? मैक्स वेबर वाज अ सोशियोलॉजिस्ट, हाँ या नहीं? मैक्स वेबर वाज अ सोशियोलॉजिस्ट, but he completely relied on historical text to study about religion. उसने दुनिया भर के 6 रिलीजन के बारे में पढ़ा, 6 सबसे बड़े रिलीजन जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं जिसके, ठीक है, 6 रिलीजन्स के बारे में कैसे पढ़ा? हिस्टोरिकल टेक्स्ट से। समझ में आया कि नहीं आया? किससे पढ़ा? हिस्टोरिकल टेक्स्ट से। क्लियर? तो आपको जब भी हिस्ट्री और सोशियोलॉजी को ये प्रूव करना हो कि भाई ये बहुत इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो आप क्या यूज करोगे? मैक्स वेबर। और जब भी आपको ये दिखाना हो कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी बिल्कुल भी इंटरकनेक्टेड नहीं है, आप कब कहां जाओगे? साइंस की तरफ, एमाइल डरखाइम की तरफ। समझ में आ गया? दीज आर आइडियाज। तो अपने आप आपको याद आ जाएगा कंपैरिजन में क्या लिखना है और रिलेशन में क्या लिखना है। रिलेशन में आप मैक्स वेबर को कोट करोगे, ठीक है। अगर आपने आंसर को इस तरीके से बनाया हुआ है कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी आर हाईली इंटर रिलेटेड, तो आप कंक्लूजन में मैक्स वेबर को डालोगे। मेरे हिसाब से हिस्ट्री और सोशियोलॉजी हाईली इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तो इसीलिए मैंने इतनी सारी कोट्स आपको लिखवा दी हैं हिस्ट्री और सोशियोलॉजी को,
रिलेट करने की, ठीक है। अगर गलती से ये आ जाता है कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी आर नॉट इंटरकनेक्टेड, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड, तो आप क्या लिखोगे? एमाइल डर्कहाइम को। क्लियर है? या तो आप काउंटर करोगे उस स्टेटमेंट को, या तो आप एमाइल डर्कहाइम को लिख करके उसको फेवर करोगे। क्लियर है? हिस्ट्री के बारे में बताओगे, सोशियोलॉजी के बारे में बताओगे, एमाइल डर्कहाइम ने जो बोला है वो बताओगे। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया कि सोशियोलॉजी इज अ मॉडर्न सब्जेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट बिलोंग्स टू मॉडर्निटी, ठीक है, जहां पर लोगों ने ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड वैल्यूज इन सबको छोड़ करके नए बिलीव्स, नए वैल्यूज अपनाए थे। तो सोशियोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हिस्ट्री से इंपैक्टेड है। क्लियर है? क्योंकि हिस्ट्री चेंज हो गई, पहले तो मोनार्क्स हुआ करते थे ना, डेमोक्रेसी आ गई, तो हिस्ट्री चेंज हो गई। इज दैट क्लियर? तो सोशियोलॉजी को हम बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखते हैं, सोशियोलॉजी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखते हैं हिस्ट्री का। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं। अब वो आपका स्टैंड है कि आपको उसके अगेंस्ट लिखना है या उसके फेवर में लिखना है। क्लियर है? हाँ बोलो। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? वो सोशियोलॉजी के बारे में ही तो है, सोसाइटी के बारे में ही तो है। तो कोई हिस्टोरियन जब सोसाइटी के बारे में रिसर्च करेगा तो वो सोशियोलॉजिकल रिसर्च बन जाएगी। बट वो हिस्टोरिकल रिसर्च है, बट इट इज अबाउट सोसाइटी ओनली ना। सोशल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री हम देख रहे हैं ना। व्हेन वी स्टडी अबाउट सोशल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री, देन इट बिकम्स सोशियोलॉजिकल रिसर्च एज वेल। समझ में आ गया? ये चीज है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च आर नॉट ओनली हिस्टोरिकल। क्लियर है? अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल साइड में पड़ा हुआ है, अलग सा। क्लियर है? बट अगर उसको भी हम कनेक्ट करना चाहें ना हिस्ट्री से, तो वो भी वेल कनेक्टेड है हिस्ट्री से। समझ में आ गया? आप यूरोप में डेवलपमेंट देखो और आप इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट देखो, सेम सेम तरीके से होता है। क्या? अच्छा, हाँ, इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहे हो, ऋग्वैदिक पीरियड। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कनेक्टेड है बहुत भयंकर। क्लियर है? आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को अलग करके नहीं पढ़ सकते। अगर आप, जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, तो हम लोग केवल वो नहीं पढ़ते हैं जो आप लोग पढ़ रहे होते हो, हम लोग उसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है? अब जैसे सर हैं, 25 साल हो गए उनको पढ़ाते पढ़ाते, ही इज टीचिंग सिंस 1999। समझ में आ गया? 26 साल हो गए उनको पढ़ाते हुए। तो भाई 26 साल का एक्सपीरियंस लेके जब इंसान पढ़ाता है ना, तो वो क्या ही पढ़ाता है। समझ में आया? हमें 6 साल का नहीं हो पाया है अभी। बट हाँ, यहाँ पर जब आप खड़े हो गए तो आपको बहुत कुछ और पढ़ना पड़ता है। आप केवल वही पढ़ के नहीं आ सकते जो स्टूडेंट्स ने पढ़ करके रखा हुआ है। क्लियर है? अब जैसे पॉलिटी है, अब पॉलिटी में जो पॉलिटी पढ़ाने आएगा उसको डीडी बसु भी पढ़ना पड़ेगा, उसको सुभाष कश्यप भी पढ़नी पड़ेगी, उसको लक्ष्मीकांत भी देखनी पड़ेगी। पढ़ेगा तो नहीं वो लक्ष्मीकांत, ठीक है, पर उसको एमपी सिंह की एक बुक आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, इतनी बड़ी बुक आती है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी बड़ी, ठीक है, वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो उसको चीजें निकालनी पड़ेंगी, नहीं तो उसके बाद बोलने को क्या होगा? आर्टिकल दिस, आर्टिकल दैट, आर्टिकल दिस, आर्टिकल दैट। केस स्टडीज उसको बतानी पड़ेंगी। समझ में आ गया? और केस स्टडीज वो नहीं जो लक्ष्मीकांत में रेफर की गई हैं, सारी केस स्टडीज बतानी पड़ेंगी। कोई भी केस स्टडी अगर बच्चे को याद रह गई ना, तो बच्चे का भला हो गया, वो तो लिख देगा वहां पर, उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप इमरजेंसी के बारे में बात करते हो, तो इमरजेंसी के टाइम पर जो जो हुआ उसके बारे में कम से कम 7 से 8 केस स्टडीज हैं, वो आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी। अबाउट 356, 352, 360, 360 तो आज तक हुई नहीं, उसके ऊपर कोई केस स्टडी भी नहीं है, बट 352 और 356 के ऊपर कई सारी केस स्टडीज है, तो आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी पॉलिटी पढ़ाते वक्त। अगर वो आप नहीं करोगे तो मतलब पॉलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैं इकोनॉमी जब पढ़ाता था तो इकोनॉमी में डिस्कस करता था कि ये चीजें हुई हैं, इसलिए ये हुआ, इसलिए ये हुआ, तो उसके कॉज और इफेक्ट दोनों बताने पड़ते हैं आपको। अगर मैं केवल कोर इकोनॉमी आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा इकोनॉमी में, आपको ये क्या हो गया। क्लियर है? तो कोर इकोनॉमी में मजा नहीं है। हाँ? यार मैं कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा? सर ने वैसे भी आवाज, सर ने बोला है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ाओगे, अब सब लोग एक एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कोई भी इंसान 2 3 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो मैं तो अब केवल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, आई लव दैट सब्जेक्ट। ठीक है, अब इकोनॉमी देखो, अगर कोई नहीं हुआ देन आई विल टीच इकोनॉमी, अगर कोई नहीं हुआ तो। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्वालिटी अपने को चाहिए, मतलब प्रॉपर। ठीक, बट अगर ये हुआ कि भाई कोई नहीं है तो मैं ही पढ़ाऊंगा, क्वालिटी नहीं है तो मैं ही पढ़ाऊंगा। बट अगर कोई क्वालिटेटिव इंसान आ रहा है, करना चाह रहा है, पढ़ाना चाह रहा है, तो पढ़ाए ना।
उससे कोई मुझे इशू नहीं। मुझे ये है कि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, और मैं एनवायरनमेंट को ज़्यादा टोटलिटी में पढ़ा पाऊंगा अगर मेरे पास टाइम होगा तो, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव सब्जेक्ट है, 12-13 क्वेश्चन आते हैं उससे। क्लियर है? एनवायरनमेंट को जिसने टोटलिटी में पढ़ा दिया वो तो मचा डालेगा। क्लियर है? ये चीज़ है। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं बस वही है, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डीएम। अगर इन इकोनॉमी के लिए हमें कोई बहुत अच्छा फैकल्टी मिल गया, अगर नहीं मिला तो मैं ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चों को इकोनॉमी समझाना एक बहुत क्रिटिकल गेम है, ठीक है? वो क्रिटिकल गेम मैंने सर माथे लिया था और 2-2.5 साल से लेके घूम रहा हूं मैं, ठीक है? तो वो समझ में नहीं आता ना, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? क्योंकि डेली चीजें बदल रही हैं, डेली चीजें बदल रही हैं, और बदलते हुए चीजों का एनालिसिस देना कि क्यों बैंक ने ऐसा किया, क्यों हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये कर रहे हैं, वो चीज बहुत मुश्किल काम है। एक इंसान आपको पर्टिकुलर टॉपिक बता सकता है, मगर उन सब के बीच में कंपैरिजन और एनालिसिस बताना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ गया कि बेस रेट क्यों आया, एमसीएलआर क्यों आया, हमने एक्सटर्नल बेंचमार्क क्यों लिया, ठीक है? क्योंकि बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ हो रहा था। बिहाइंड द कर्टन आरबीआई बहुत कुछ किया करता है जो आपको नहीं पता चलता है। तो आप तो ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, अगर वो पीछे की कहानी आपको नहीं पता चली ना, गेम खत्म हो गया आपका। क्लियर है? गेम खत्म हो गया। और अगर इकोनॉमी में नहीं भी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बजट तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। इज दैट क्लियर? ये चीज है। और इस बार तो मैं एक भारत मैगजीन आती है, इंडिया ईयर बुक आती है, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं पूरा। ये सब चीजें हैं, कुछ करनी है तो अच्छा है कि मैं वो सब ना पढ़ाऊं, कोर सब्जेक्ट, क्योंकि अगर कोर सब्जेक्ट में लग गए आप तो फिर आप ये सब नहीं कर पाओगे। तो आई वुड इन्वॉल्व माई सेल्फ इन वैल्यू एडिशन, ठीक है? वहां से ज्यादा रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट आते हैं, किसी ने पढ़ाया था, रिजल्ट नाम दोगे, प्रखर सर ने पढ़ाया था। इज दैट क्लियर? तो मेरा भी एक 0 ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज है नोमोथेटिक। मजाक कर रहा हूं बेटा, ऐसी बात नहीं, 0 नहीं ऐड करना है मुझे, बस मुझे ये चाहिए यार रिजल्ट आ जाए, मजा आ जाए। क्लियर है? और फिर अगर 0 ऐड हो भी जाता है तो क्या बुराई है। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी लिख लिया हमने? क्या लिखा लास्ट में बताना जरा? बिकेम ब्लड, ठीक है? सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। देखो इस पार्ट से ना सीधे क्वेश्चंस आते हैं, पता है? सीधे, मतलब कुछ भी उनमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है कि दिमाग लगाना है। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर दिया। इज दैट क्लियर? तो इस पार्ट को रट डालना, इस पार्ट में आपकी किसी भी तरीके की कमी नहीं रह जानी चाहिए। चाहे मुझे 5 टेस्ट लेने पड़े इसी चैप्टर के, मैं 5 टेस्ट लूंगा आपके। क्लियर है? इस चैप्टर को आपको रट डालना है, क्योंकि हर साल 10 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। आने को 20 नंबर 30 नंबर का भी आ सकता है, बट कम से कम 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। और हमारे लिए यहां पर मार्क्स जो है ना, वो समझ लो दे आर लग्जरी। समझ में आ गया? 10 नंबर मतलब आप 10 नंबर और करीब पहुंच गए रिजल्ट के। ऐसे सोचा करो 10 नंबर के बारे में, ये मत सोचो अरे 2000 नंबर का पेपर है 2025 का, उसमें से 10 नंबर की क्या वैल्यू है। भाई 10 नंबर करीब हो गए आप रिजल्ट के। क्लियर है? तो हर एक क्वेश्चन जो है इट इज ऑफ मटीरियल इंपॉर्टेंस। क्लियर है? ये चीज। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, देखो सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट पहले हुआ और साइकोलॉजी का डेवलपमेंट उसके बाद हुआ, क्योंकि साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी इज ऑल्सो अ मॉडर्न सब्जेक्ट एंड इट इज अ माइक्रो सब्जेक्ट, इट इज अ माइक्रो सब्जेक्ट। इट डज नॉट टॉक अबाउट masses, it talks about an individual, it talks about an individual, his mind. Psychology is a subject of what? Psychology is a subject of मन, मन, एंड मन हमारे यहां मन को माइंड से माना जाता है। मतलब माइंड हमारे यहां क्या है? मन है, आत्मा, सोल, हार्ट, दिल, ठीक है? एंड मन, माइंड। ये मन चंचल होता है। तुम क्या सोल समझती थी क्या मन को? मन से सोच रहा है दिमाग से? मन से दिमाग से अलग नहीं सोचता। मन से आदमी एक सोचता है, आत्मा से अलग सोचता है, दिल से दिमाग से ये अलग अलग होता है। समझ में आ गया? तो दिमाग जो है इट्स मन। ये जो आप सोचते हो कि यार अभी ना फालूदा कुल्फी मिल जाए एक, इज दैट क्लियर? अभी तो नवरात्र चल रहे हैं, वैसे ही बोलना मना है। आई वुड बी इन टोटल फास्ट, कुछ खाऊंगा ही नहीं 9 दिन। तो मुझे तो ये सब चीजें बड़ी याद आती है। मुझे तो नींद आना मुश्किल हो जाएगा, मैं नींबू पानी मिला मिला के किसी तरीके पी के सोऊंगा।
अरे मैं इसीलिए तो इतने गॉगल्स लगाता हूँ, मैं 2 गॉगल्स लगा के आऊंगा अब कि मुझे कुछ दिखे ही नहीं, आदमी नहीं दिखे कोई खाता हुआ, क्योंकि यहाँ से आते हुए लापाइनोस, बर्गर फार्म, जेबीटी लाइन से हैं, ठीक है। बास्किन रॉबिन्स, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बास्किन रॉबिन्स है, समझ में आएगा, ठीक है। उसका कभी कैरेमल आइसक्रीम खाओ, ओहो, इट्स ब्यूटी, कंप्लीट ब्यूटी, क्लियर। तो इसलिए 9 दिन तो बात ही नहीं करनी इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो मन, माइंड दुश्मन है आपका, क्या है, दोस्त बना सकते हो उसको आप कंट्रोल करके, ठीक है। मुझे सुबह 6 बजे उठना है तो मुझे 6 बजे उठना है, अगर आप 4 दिन उठ गए तो वो दोस्त बन जाएगा आपका, 4 दिन तक तो दुश्मन रहेगा, अबे मत उठा यार, अबे यार क्यों उठ रहा है भाई, 6 बजे उठ के क्या करेगा, पूरी दुनिया सो रही है, तू जग रहा है, इज दैट क्लियर। दुश्मन है, आपको ग्रो नहीं करने देना चाहता है, वो चाहता है कि आपको रेगुलेट करे, पर आप 4 दिन 5 दिन उठ गए, उसके बाद आपको कहेगा भाई उठ जा, तेरा टाइम हो गया उठने का, क्लियर है। इट बिकेम योर स्लेव, इट बिकेम योर स्लेव। तो आपके दिमाग को रेगुलेट करने का मतलब अपने मन को रेगुलेट करना है, किसको, मन को रेगुलेट, क्योंकि मन चंचल होता है, क्या होता है, मन चंचल होता है। किसी का चंद्रमा जो है मून डेबिलिटेटेड तो नहीं है, तुम्हारा है ना, तुम्हारा नहीं है ना, चेक करा था, डेबिलिटेटेड नहीं है, हाँ कुछ मून अलग अलग साइंस में जाता है, साइन में, ठीक है, मून चंद्रमा, ठीक है, कुंडली के हिसाब से, ठीक है। तो कुछ लोगों का मून डेबिलिटेटेड होता है, जैसे मेरा मेरा मून बहुत डेबिलिटेटेड है, वो जो उसमें डेबिलिटेशन जो है वो खत्म हो गया है, वैसे दूसरे चार्ट में जाके वो खत्म हो गया, तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल, मतलब मेरा मन है वही मुझे दुनिया की सारी लग्जरी और सब प्लेजर जितवाएगा, करवाएगा वो, ठीक है। बट जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम पर मेरा मन कैसा था, थका हुआ था, बट धीरे 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 ग्रो होगा, ठीक है, जब अलग चार्ट्स में जाता है तो जिसका भी मून डेबिलिटेटेड होता है ना, हाँ भाई, तो इट्स वेरी गुड थिंग ना, कोई दिक्कत नहीं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। राहु, राहु अगर उछलता रहता है ना, तरक्की देता है, ऐसा इंसान जिंदगी भर तरक्की करता है, इज दैट क्लियर। तो मून जो डेबिलिटेटेड होता है उन लोगों का मन बड़ा चंचल होता है, ऐसे मन ऐसे किसी ना किसी चीज में लगा ही रहेगा, कि कभी एसी के बारे में सोचेंगे, कभी कैमरा के बारे में सोचेंगे, कभी इसके बारे में सोचेंगे, कभी उसके टेबल कैसी है, टेबल अच्छी है कि नहीं, इसमें मैं कुछ बना दूं रंगोली, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। तो उनका मन जो है उनके कंट्रोल में नहीं होता, मन को कंट्रोल में लाना पड़ता है, इज दैट क्लियर। और लाने का एक प्रोसेस है, 5 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन, आप एक ही काम करो, डिसिप्लिन। इसीलिए बोला जाता था सब लोगों से कि सब लोग 7:45 पर पूजा स्थल पर मिलेंगे, मंदिर जाएंगे। वो क्यों किया जाता था कि वो एक ये सोशल नॉर्म्स इसलिए बनाए गए जिससे आपको डायरेक्ट किया जा सके अकॉर्डिंगली, जो आपका चंचल मन है ना वो आपको डायरेक्ट ना करे, सोशल नॉर्म्स आपको डायरेक्ट करें, और जो मन चंचल लेकर के आप पैदा हुए हो वो मन धीरे 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 स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड इंडिविजुअल में भी उसके माइंड की साइंस है वो, ठीक है। एंड सोशियोलॉजी is the science of society and human interaction। समझ में आ गया, ये ह्यूमन इंटरेक्शन और सोसाइटी का साइंस है, और ये माइंड का साइंस है, इज दैट क्लियर। अच्छा, जब इंटरेक्शन होगा तो दिमाग ही तो चलेगा, तभी तो इंटरेक्शन होगा, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। दैट्स व्हाई दीज टू सब्जेक्ट्स आर हाईली इंटररिलेटेड, हाईली इंटररिलेटेड, इतना ज्यादा इंटररिलेटेड कि इनकी वजह से एक तीसरा सब्जेक्ट बन गया जिसको हम बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी का एक ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं, बॉस और एम्प्लॉय का इंटरेक्शन, लीडरशिप, इज दैट क्लियर, ये सारी स्किल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, समझ में आ गया। इन सारी चीजों के बारे में हम कहां पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है सभी को, यस, ठीक है। तो इसको लिख लो और इसके आगे की कहानी हम कल चालू करते हैं। थैंक यू।